जय मोरल साथियों। और आज एक ऐसे ही सब्जेक्ट पे मैं बात करना चाहूंगा जो शायद आपको भी अच्छा लगेगा। आप में से कई लोग इसे प्रयोग कर भी चुके होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने प्रयोग नहीं किया होगा। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे कोई व्यक्ति एजुकेशन के क्षेत्र में है, कला के क्षेत्र में हो, खेल कूद की दुनिया में हो, पॉलिटिक्स की दुनिया में हो, एकेडमिक वर्ल्ड में हो, सेल्स की दुनिया में हो, मार्केटिंग की दुनिया में हो, हर जगह ये काम आता है। ये एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति पसंद करता है, चाहे वो किसी भी तरह का व्यक्ति हो। और वो चाहता क्या है? एक शब्द, एट एनी कॉस्ट उस चीज को वो खोना नहीं चाहता है। यानी हम सब, सारी दुनिया के लोग, चाहे जिस भी किसी काम में कार्यरत हैं, तो सेल्स और मार्केटिंग की चूंकि मैं बात कर रहा हूं, तो यहां लीडरशिप के एक सापेक्ष में ये बात कर रहा हूं कि लीडरशिप के पर्टिकुलरली कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइज सेगमेंट्स होते हैं। लीडरशिप के व्यक्तित्व में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। कई बार कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो बहुत मजबूत हों, तो बाकी पार्ट अगर कुछ कमजोर भी हैं तो सफलता मिल जाती है। और जो एक चीज मैं बता रहा हूं कि हर व्यक्ति उस चीज के लिए चारों बगल हम दौड़ रहे हैं। मैं यहाँ सेल्स और मार्केटिंग की ही बात करूंगा, सेलिंग की दुनिया में, मार्केटिंग की दुनिया में। तो दोस्तों, वो है सफलता, सक्सेस। और सफलता, सक्सेस जो होती है, उसके जस्ट विपरीत शब्द है फेल्योर, असफलता। सिर्फ सफलता और असफलता में एक अ का सिर्फ डिफरेंस है। अगर बहुत बार हम किसी भी काम में कोशिश करते हैं, फेल भी हो जाते हैं, और बहुत बार अत्यधिक सफल भी हो जाते हैं, कई बार सफल हो जाते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो ये निश्चित तौर पे आप भी स्वीकार करते हैं, हम सब स्वीकार करते हैं, हम सबको जानना ही चाहिए। वो क्या है कि हार्ड वर्क, यानी कठिन परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं। देयर इज नो वे। वो तो करना ही पड़ेगा। तो सफलता के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो कुंजी है वो है कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क। कई लोग स्मार्ट वर्क भी कहते हैं। हाँ, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी चलता है, लेकिन हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। अगर हम स्मार्ट वर्क के सारे कंपोनेंट को जानते हैं लेकिन हम हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं, तो सफलता कैसे मिलेगी? स्मार्ट वर्क जो होता है, एस शब्द जो उसमें, MART, एस होता है स्पेसिफिक के लिए, बड़ा टू द पॉइंट। जो भी हमारी बातचीत होती है, जो भी हमारी प्रोसेस होती है सेल्स के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, वो सब बड़ा स्पेसिफिक होता है, जो उस पर्टिकुलरली उस बिंदु को टच करता है। टू द पॉइंट बात होती है। ज्यादा बाएं दाएं की बात करने की जरूरत ही नहीं होती है। जिस बिंदु पे चर्चा हो रही है उसके स्पेसिफिक विशिष्ट पॉइंट पे ही चर्चा होती है। एम आता है स्मार्ट में, एम मेजरेबल कहते हैं। मेजरेबल का मतलब है जिसे आप नाप सकते हैं, माप सकते हैं। यानी जो भी कार्य हुआ वो हमारे ऑब्जेक्टिव से कितना दूर है और कितना समीप है, या बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही गया है, इसे हम मेजर कर सकते हैं। अगर हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं, नाप तोल नहीं कर पा रहे हैं अपने परफॉर्मेंस की, या किसी के भी परफॉर्मेंस की, या क्रियाकलाप की, चाहे वो डेटा एनालिसिस हो, चाहे फील्ड वर्क हो, चाहे किसी भी तरह का कार्य हो, तो उस केस के लिए मेजरेबल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेजरेबल ही हमें बताता है कि हम कितना आगे हैं और कितना पीछे, और हमें किस डायरेक्शन में अब ड्राइव करना है, किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए। ए जो आता है वो है एक्शन। चूंकि ये सभी चीजें अपनी जगह तो सही हैं
कि दे आर वेरी स्पेसिफिक एट दिस स्टेज और टुडे और दिस ईयर। मेजर भी मैं कर रहा हूं, हम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन ए जो है वो एक्शन को रिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज एक्शन नहीं है तो रिजल्ट नहीं है। तो एक्शन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिजल्ट। तो एक्टिव होना बहुत जरूरी है, और जब तक एक्टिव होने का मतलब ये है कि आप हार्ड वर्क करेंगे, तो स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी जरूरी है। और फिर आता है आर। आर जो होता है, आर का क्या मतलब है? आर का मतलब है रैशनल, रीजनेबल, यानी लॉजिकल, यानी जो भी बात हम बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में करते हैं ये साउंड हो लॉजिकल, तार्किक रूप से। नो डाउट हम कुछ ज्यादा करना चाहते हैं, हमारी जो ऑब्जेक्टिव होती है हम उसको क्रॉस कर जाना चाहते हैं, लेकिन इतना भी ऊपर ना हो जाए कि वो कल्पना लगने लगे। और अगर हम बहुत दूर की सोच रहे हैं तो हमारे दिमाग के अंदर रहना चाहिए। उस पर्टिकुलर समय में हमें देखना होगा कि हमें कितनी और दूर ड्राइव इतने समय में जाना। तो इसके लिए बड़ा रिलायबल, लॉजिकल होना बड़ा जरूरी है, रैशनल होना बहुत जरूरी है, तार्किक होना जरूरी है। इससे क्या होता है कि आपस में जो टीम वर्क है वो बहुत सही हो जाता है। और फिर टी जो शब्द है लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम। टाइम हमें सीमा को तय करना होता है कि हमें किस सीमा में कितना काम कर देना है और क्या रिजल्ट लाना है। तो किसी भी व्यक्ति के कार्य को या उसके रिजल्ट को हमें देखने के लिए देखना बड़ा जरूरी है कि इस पर्टिकुलर समय में कितना हुआ। हम सब, आप लोग जानते हैं कि महीने की क्लोजिंग होती है सेल्स की दुनिया में, जिसमें कि हर महीने एक निश्चित तारीख को सेल्स की एंडिंग उस महीने की होती है, जैसे कि फाइनेंशियल एंडिंग मार्च में होता है। और वो जो डेट होता है वो क्या होता है कि उस मंथ की जो टारगेट थी, जो ऑब्जेक्टिव थी, चाहे आपका, चाहे हमारा, चाहे ओवरऑल संस्था का, वो कितना पूरा हुआ। क्या हम उसको क्रॉस कर गए? क्या हम 100% हमने कर लिया या हम पीछे रह गए? तो ये बड़ा जल्दी टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए फिर हम आगे डिसाइड करते हैं कि कितने टाइम में हम कौन सी दूरी, कितनी दूरी तय करें और क्या ऑब्जेक्टिव पूरा करें। तो ये स्मार्ट वर्क भी बहुत जरूरी है और साथ में हार्ड वर्क भी। और हम सब, आप सब लोग जानते ही हैं कि शॉर्टकट भी नहीं है, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं। ये एक प्रोसेस है जो चलती रहती है, इट इज ए कंटिन्यूअस, लगातार एक प्रोसेस है जिस पे हमें ध्यान देना होगा। अब आता है कि जब हम सक्सेसफुल होते हैं तो दोस्तों फेल भी करते हैं, फेल से हम सीखते भी हैं, फेल्योर से, क्योंकि हमें एनालिसिस करना पड़ता है कि क्यों हम फेल हो गए। लेकिन जब एनालिसिस किया जाए तो ऐसे तो कई फैक्टर्स हो सकते हैं जो, लेकिन 3 महत्वपूर्ण ऐसे कारण हैं जो डी से शुरू होता है। आप कह सकते हैं कि 3 Ds ऑफ फेलियर। ये जो 3 डी होता है ये फेल्योर के मेन कारण हो सकते हैं। और निश्चित तौर पे ऐसा देखा गया है कि जब फेल्योर को एनालिसिस करते हैं तो फेयर के का इसमें क्या होता है कि 3 Ds में आपको देखेंगे कि ये 3 शब्द ऐसे हैं कि जो डी से आते हैं। और जब भी सिचुएशन थोड़ी गंभीर हो, क्रूसियल हो, सिचुएशन डिफिकल्ट हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो और चाहे हम अपने प्रोफेशन में फेस कर रहे हो, दोनों स्थिति में जब सिचुएशन थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है, ऐसी स्थिति में 3 चीज जब आ जाती है तो हम सफलता से दूर हो जाते हैं। इसे आप गौर से सुनिएगा। ये हम बाद में भी रियलाइज करते हैं जब हम असफल होते हैं। बहुत लोग तो असफल होने के बाद विश्लेषण ही नहीं करते हैं। ये क्यों जो शब्द है बड़ा महत्वपूर्ण है। वाई वाई वाई। सक्सेसफुल हुए तो हुआ, फेल किए तो हुआ।
और व्हाई के लिए अनटिल अनलेस आप रूट कॉज में हम लोग जब तक नहीं जाते हैं, वो चीजें उथली ही रहती हैं और आज न कल फिर उभर कर चली आती है। तो खैर, तो पहला चीज जो है फेल्योर का जो पहला कारण है दोस्तों, वो आप समझिए कि जब हम सिचुएशन यानी पर्टिकुलर उस परिस्थिति को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, डिसीव करते हैं, सिचुएशन को ही ब्लेम करते हैं कि चूंकि भाई ऐसी सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, यही हो सकता है और इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है। और हम तरह तरह के उदाहरण देते हैं कि भाई ये सिचुएशन ऐसी आ गई, ऐसी परिस्थितियां आ गई, ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए, इसलिए हम सफल नहीं हो पाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा? ये जो डिसेप्शन का जो फीलिंग्स आता है, जो हम सिचुएशन को ब्लेम करते हैं और कभी कभी अपने आप को भी ब्लेम कर देते हैं, या हम अपने भाग्य को भी कोसने लगते हैं कि भाई मेरी लक ही ऐसी है, मैंने तो बहुत मेहनत किया लेकिन नहीं हो पाया। अगर नहीं किया मेहनत तो कॉन्शियस कह देता है कि मैंने मेहनत तो नहीं की। तो दोस्तों हम क्या करते हैं कि कभी कभी जब सिचुएशन परिस्थिति थोड़ी डिफिकल्ट लगती है, कठिन लगती है, सेटबैक जैसा लगता है और हम अंदर से काफी परेशान और दुखी हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, और ऐसी स्थिति में हम सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियों को ब्लेम करने लगते हैं, खुद को ब्लेम करने लगते हैं या अपनी तकदीर को ब्लेम करने लगते हैं, और इसे हम डिसेप्शन कहते हैं, डिसीव करना होता है। और ये जो तीनों चीजें हैं वो हमें किस दिशा में ले जाती है? फेल्योर की दिशा में ले जाती है। इसलिए सावधान रहने की जरूरत है कि जब भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आए, ठीक है ये इतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन सर्कमस्टांसेस और धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करने से फिर हमारी आदत बन जाती है। तो हमें डिसेप्शन से दूर रहना है, अपने आप को कठिन परिस्थिति में थोड़ी क्रिएटिविटी लाने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है, सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत होती है और बहुत ही सही दिशा में कार्य करने की जरूरत होती है, न कि किसी चीज को ब्लेम करना, खुद को ब्लेम करना और या परिस्थितियों को ब्लेम करना। तो ये जो होता है, नहीं तो ये फेल्योर की तरफ हमें ले जाता है। दूसरा जो कारण दोस्तों है वो है डाउट। हम जब अपने आप पे शक करने लगते हैं, हम अपनी योग्यता एबिलिटी पे शक करते हैं, हमारे साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एबिलिटी पे शक करते हैं, और जब हम किसी पे डाउट करते हैं, ठीक है कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन पे डाउट करते हैं लोग और करने की आवश्यकता भी हो जाती है, लेकिन अधिकतर केसेस में ये जो डाउट होता है ये क्या पैदा करता है? जब हम किसी के ऊपर शक करते हैं या खुद के ऊपर भी शक करते हैं तो ये इंगित करता है अनिश्चितता को, अनसर्टेनिटी को, अनिश्चितता को। और जब हम निश्चित नहीं होते हैं तो फिर क्या होगा? एबिलिटी यानी हमारी योग्यता के ऊपर या उस व्यक्ति की योग्यता पर हम शक करने लगते हैं, और जब हम किसी व्यक्ति की योग्यता पर या खुद की योग्यता पर जब हम शक करने लगेंगे तो दोस्तों आप बताइए कि क्या होगा? ऐसे केस में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी आत्मविश्वास कम हो जाता है, और ये डाउट से पैदा होता है। जब हम अगर हमारे अंदर खुद ही हमारे अपने एबिलिटी योग्यता पर डाउट हो गया कि मैं इस लायक नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं इसके योग्य नहीं, या किसी व्यक्ति के बारे में जो हम सोचते हैं कि वो योग्य नहीं है, ऐसा नहीं। जब डाउट जैसे ही पैदा होता है तो फिर क्या होता है? अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी आ जाती है, और जब अनसर्टेनिटी आ जाएगी तो आत्मविश्वास हिल जाता है, यानी फिर कॉन्फिडेंस कम जाता है, और जब कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास की कमी हो जाती है तो दोस्तों ये भी फेल्योर की तरफ आगे जाता है। तो डिसेप्शन के साथ साथ ये जो दूसरी चीज है जिसे आपने कहा डाउट के रूप में, ये भी दूसरा कारण है कि हम फेल्योर की तरफ बढ़ सकते हैं या कोई भी व्यक्ति बढ़ता है। तीसरा कारण जो आता है वो है किसी व्यक्ति को हतोत्साहित करना या खुद को हतोत्साहित कर लेना, यानी डिस्करेजमेंट। एनकरेजमेंट एक शब्द होता है जिसे आप उत्साहित करना कहते हैं,
ये हम डिस्करेजमेंट की बात करते हैं, ये भी हमें फेल्योर की तरफ ले जाता है। इसलिए इससे भी बचने की हमें जरूरत है। ये बड़ा ऐसा सिचुएशन होता है दोस्तों कि ऐसी स्थिति में आपने सेल्स में, मार्केटिंग में, इवन पर्सनल सिचुएशन में कभी कभी ऐसी विषम परिस्थितियों में हम गिर जाते हैं, क्रूशियल सिचुएशन में आ जाते हैं जब समझ में नहीं आता है कि क्या करें। और ये जो समय होता है जिसे एडवर्स सर्कमस्टांसेस यानी विपरीत परिस्थिति कहते हैं। लेकिन इस विपरीत परिस्थितियों में जो सफलतम लोग होते हैं उनके माइंड बहुत ही ढंग से काम करते हैं, सुचारू रूप से काम करते हैं, मेडिटेटेड होते हैं। डिस्टर्ब होने के बाद भी उनमें एक अस्थिरता रहती है, स्टेबिलिटी रहती है, और वो फिर सही दिशा में निकल पड़ते हैं, न कि वो अपने कारण दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। तो ये जो होता है डिस्करेजमेंट, ये डिस्करेजमेंट भी व्यक्ति को फेल्योर की तरफ ले जाता है। और जब बहुत ज्यादा वो डिस्करेज हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है, तो खैर मोटिवेशन का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, उत्साहित होने की तो बात ही नहीं है। और अगर हम उत्साहित नहीं हैं, डिस्करेज्ड हैं, डिमोटिवेटेड हैं, तो क्या होगा? हम क्या करेंगे? काम को छोड़ देते हैं, ये काम हमसे नहीं होगा, हम सरेंडर कर जाते हैं। सारी क्रियाकलापों को जो हमने मेहनत की थी उसे त्याग देता हूं, छोड़ देता हूं कि ये काम हमसे नहीं होगा। हम घबरा जाते हैं, स्थिति ऐसा लगता है कि हमारे कंट्रोल से बाहर जा चुका है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसी परिस्थितियां अनेक सफलतम व्यक्तियों के भी साथ आई, लेकिन वो उससे जूझना और विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को शांत रखकर, जो थोड़ा मुश्किल होता है, मेडिटेट करके और नए नए रास्तों को ढूंढ लेना और अपने ऊपर आत्मविश्वास बनाए रखना और अपने आप को, खुद को उत्साहित करने से बहुत सारे काम सफल हो जाते हैं। तो ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि ये भी हमें किस तरफ ले जाएगा? फेल्योर की तरफ। तो दोस्तों, ये जो 3 Ds है, इससे हमें दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि ये प्रैक्टिस से होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि आज हमने देखा, समझा और शुरू कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग जिन्होंने इसका कठिनतम उपयोग किया है, प्रैक्टिस किया है, वह सफलतम व्यक्ति। आपने कई लोगों को देखा होगा कि विषम परिस्थितियों में बड़े शांत रहते हैं, लेकिन कई जो हम साधारण लोग, हम जैसे लोग हैं, वो परेशान हो जाते हैं, चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, रिएक्ट करते हैं। जो ये सारी तरह के जो रिएक्शंस आने लगते हैं, ये क्या निर्देश करते हैं कि हम चीजों को छोड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं, गिव अप कर देना चाहते हैं, मुझसे ये काम नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं होगा। और जैसे ही हम ये सोचते हैं, फेल्योर की तरफ बढ़ जाते हैं। तो ये 3 चीज पे ध्यान देना बड़ा जरूरी है, जो कि डिसेप्शन है, डाउट है और डिस्करेजमेंट है। ये तीनों डी से शब्द से, डी लेटर से शुरू होता है। चलिए, ये तो हुआ कि फेल्योर की बात, लेकिन हम फेल्योर की तरफ सोचे ही क्यों? चलिए हम सक्सेस की तरफ चलते हैं, और हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अब इसमें भी मैं डी का ही प्रयोग करूंगा। बहुत सारी मूवी आप देखते हैं, 3D मूवी, 2D मूवी, 4D मूवीज, बहुत तरह के इस तरह के सिनेमा पिक्चर्स आती हैं, और वो तरह तरह के एंगल से दिखाई देता है। लेकिन ये जो बात हो रही है, ये सक्सेस की हो रही है। सफलता के 4D होते हैं। अब ये जो 4D हैं सफलता के, ये कौन कौन से? आप निश्चित तौर पे देखेंगे कि हर सफलतम लोगों में, या आज जो लोग सफलता की दौड़ में आगे लगे हुए हैं, उनके अंदर ऐसी चीज क्या है जो उन्हें आगे की ओर बहुत तेजी से ले जाती है? दोस्तों, सबसे पहली चीज है डिजायर, जो डी से शुरू होता है। पहली चीज है डिजायर, इच्छा शक्ति, गजब की आकर्षण शक्ति, गजब की आकर्षण किसी काम को पूरा करने की, डिजायर, पाने की। यानी जो उसने लक्ष्य निर्धारित किया है उस व्यक्ति ने, जो उसका मिशन है, उसे किसी तरह से पूरा करना है। दिले नादा तरसता है, यही लेंगे यही लेंगे, मतलब गजब की इच्छा शक्ति, डिजायर।
जहां डिजायर नहीं है वहां कुछ भी नहीं। तो जो डिजायर है ये पहली सफलता की कुंजी है कि डिजायर हमेशा बने रहना चाहिए। हर दिन, हर सुबह, हर शाम, हर रात मुझे ये पाना है, मुझे ये लक्ष्य है हमारा, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा टारगेट, मैं इसे पाके रहूंगा किसी भी क्षेत्र में। दूसरा जो आता है वो है दृढ़ संकल्प, डिटर्मिनेशन। अगर आप डिटरमाइंड हैं, अगर हम डिटरमाइंड हो जाते हैं कि नहीं मुझे इस काम को पूरा कर लेना है, तो फिर दोस्तों टाइम नहीं देख पाते हैं कि भाई कितना समय बीत गया, दिन है, रात है, शाम है, दोपहर है, कितने घंटे बीत गए, क्योंकि हमारी डिजायर उसमें लगी हुई है। जब किसी चीज में डिजायर होता है ना तो फिर थकावट फील नहीं होती, हमें पता ही नहीं चलता है कि समय कब बीत गया, क्योंकि डिजायर जो है वो मेरी मनपसंद का डिजायर है और मैं उसे पाने की इच्छा रखता हूं और मैं उसके लिए डिटरमाइंड हूं, मैं दृढ़ संकल्पित हूं कि मैं इस अचीवमेंट को करूंगा, मुझे ये अचीव करना है ना। और तीसरी चीज जो है दोस्तों वो भी काफी महत्वपूर्ण है, सिर्फ डिजायर रखने से तो काम नहीं होगा, दृढ़ संकल्प लेने से भी काम नहीं होता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप हर परिप्रेक्ष्य में देखें और खास करके सेलिंग और मार्केटिंग के केस में तो और भी इंपॉर्टेंट है, और वो है अनुशासन, डिसिप्लिन। अगर हम डिसिप्लिन्ड नहीं है, अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं है तो चाहे कितनी भी इच्छा शक्ति आप रखते हो, कितना भी बड़ा गोल आपने रख लिया, अनुशासित नहीं है, समयबद्ध नहीं है, पंक्चुअल नहीं है, सिंसियर नहीं है, तो दोस्तों फिर सक्सेस तो बहुत दूर की बात है। तो ये तीसरी चीज जो है ये भी डी से ही शुरू होता है। और जो चौथी चीज है वो क्या है? डेडिकेशन, समर्पण, काम के प्रति समर्पित, अपने ऑब्जेक्टिव के प्रति समर्पित, अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए समर्पित, अपने टारगेट को छूने के लिए समर्पित, अपने टारगेट को शूट कर जाने के लिए समर्पित। और जब ये चारों चीजें किसी व्यक्ति में आ जाता है, चाहे वो डिजायर हो, इच्छा, या डिटर्मिनेशन हो, दृढ़ संकल्प होना, और तीसरी चीज क्या है? डिसिप्लिन, अनुशासन, और जो चौथी सबसे चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है? समर्पण, डेडिकेशन। ये चार चीज अगर किसी भी व्यक्ति में, चाहे हम हो, आप हो, किसी भी व्यक्ति में, या जितने भी सफलतम व्यक्ति हुए हैं उनमें ये चार चीजें कूट कूट के भरी हुई है, जो उन्होंने शुरू से विकसित किया और आगे की ओर बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। जो जबकि वो जिस भी दिशा में चलते हैं उनके चारों ओर बस एक ही रंग छाया रहता है, मुझे पाना है, अचीव करना है, अचीव करना है, अचीव करना है, अचीव करना है, और वो फिर अचीव कर लेते हैं। क्योंकि वो वाइब्रेशन हमारे शरीर से जब चारों ओर से इस तरफ से निकलना शुरू होता है तो अगल बगल के लोग भी प्रभावित होते हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग भी प्रभावित होते हैं, और बड़ी अच्छी एक टीम की भावना जागृत होती है और हम सब फिर उस दिशा में बढ़ जाते हैं। और इसीलिए हर व्यक्ति सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ रहना चाहता है, क्योंकि उसे बड़ी जबरदस्त की पॉजिटिव एनर्जी ये चार चीजों की निकलती है। ये जो चारों हैं, ये चार तरह के ऑरा है जो उनके चारों बगल फैले रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक डिजायर है जो उनके अंदर एक लाइटिंग पैदा करता है, चमक पैदा करता है, उसकी आंखों में चमक होती है कुछ पाले में। दूसरा है उनके अंदर दृढ़ संकल्प ऐसा होता है कि उनके चेहरे के भाव बड़े दृढ़ होते हैं, मोहक होते हैं, लोग उसे समझ के प्रभावित हो जाते हैं। और तीसरा जो डिसिप्लिन, अनुशासित, हर व्यक्ति को पसंद आता है कि वो व्यक्ति अपनी बातों का, अपने काम का, अपने समय का पक्का है। और जो चौथी चीज है संकल्प होना, यानी कि वो आदमी संकल्पित है, डेडिकेटेड है, इसे मैं हिला नहीं सकता हूं। और हमें भी ऐसे अगर आगे बढ़ना है तो हमें भी डेडिकेटेड, दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। ठीक है। अब ये जो डिजायर, जो पहली बात थी कि डिजायर होना चाहिए कि भाई ये मेरा गोल है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, मुझे किसी तरह से ये पाना है,
तो आप कहेंगे भाई ये इच्छा तो ठीक है कि डिजायर तो हर चीज की दुनिया में होती ही होती है, हाँ हर चीज की डिजायर होती है, लेकिन मैं यहाँ जो परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ वो मैं काम की बात कर रहा हूँ कि मैं जिस ड्यूटी में लगा हुआ हूँ, मैं मार्केटिंग के क्षेत्र में हूँ, मैं लीडर हूँ, और लीडर होने के नाते मेरे आगे एक लक्ष्य रखा गया है, एक लक्ष्य दिया गया है, या मैंने ही उस लक्ष्य को निर्धारित किया है, लेकिन मुझे उस लक्ष्य को पाना है, मेरी टीम को उस लक्ष्य को पाना है। और चूंकि टीम को मुझे प्रभावित करना है तो हमारे अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए। मैं एक बात बार बार कहता हूँ, नाटकीयता नहीं, कि किसी चीज को दिखाने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए, किसी को प्रभावित करने के लिए हम नाटक करें, ये ठीक नहीं होता है। नाटकीयता नहीं करना है। तो ये एक चीज के साथ साथ ये जो डिजायर है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिजायर, जो मैंने कहा ना यही लेंगे यही लेंगे, मुझे ये पाना है, स्ट्रॉन्ग डिजायर। जब ये स्ट्रॉन्ग माने तीव्रता होनी चाहिए उस डिजायर में, और जब हमारी डिजायर या किसी भी व्यक्ति के डिजायर में, इच्छा में तीव्रता होती है दोस्तों, तो मैंने जैसा कहा कि क्या होता है कि वो गोल को अचीव कर लेता है। तो चुंबकीय शक्ति है जो उसे गोल की तरफ धीरे धीरे बहुत तेजी से ढकेलने लगती है। तो स्ट्रॉन्ग डिजायर होना चाहिए, यानी कि डिजायर में एक तीव्रता होनी चाहिए। इससे फायदा क्या होता है? जब तक डिजायर नहीं होगा तो हम आगे क्या सोचेंगे? मैंने दूसरा चीज कहा था कि डिटरमिनेशन, दृढ़ संकल्प। अब ये डिजायर तो हो गई कि भाई मुझे ये हर हालत में आई हैव टू अचीव एंड आई विल अचीव, मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूं नहीं, मैं कर लूंगा। ये होता है डिटरमिनेशन, दृढ़ संकल्प। और जैसे ही हम दृढ़ संकल्पित होते हैं हमारा माइंड बिल्कुल फ्री हो जाता है, और फ्रीडम में ही क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। अगर आप किसी को बांध के रखें, एक दायरे में बांध के रख ले, तो आदमी विचलित रहता है, वो आदमी के अंदर कोई भी क्रिएटिविटी, नए आइडियाज नहीं आते। ये हमेशा फ्री माइंड देता है। और जब आदमी डिटरमाइंड हो जाता है कि हमें दृढ़ संकल्पित हो गया कि मुझे ये करना है, इससे क्या होगा? जैसे ही जो व्यक्ति डिटरमिन्ड हो जाता है, दृढ़ संकल्पित होता है, तो क्या होता है? वो आदमी फोकस्ड हो जाता है। किस चीज के प्रति फोकस्ड हो जाता है? अपने गोल के प्रति। आप गोल के प्रति फोकस्ड हो जाएंगे, देखो ना करके आप। जैसे ही हम किसी चीज के लिए डिटरमाइंड हो जाते हैं कि मुझे ये करना है, कर लूंगा, मैं दृढ़ संकल्प कर लेता हूं, डेडिकेटेड हूं। तो जैसे ही हम डिटरमिनेशन करते हैं, निश्चित कर देते हैं, तो ये क्या करते हैं, जैसे ही हम डिसीजन लेते हैं तो हम अपने गोल के प्रति फोकस्ड हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, हम दिन रात उसी के बारे में सोचने लगते हैं, और फिर हम एक फ्रीडम की दुनिया में मेरा माइंड पहुंच जाता है, जो हम नए नए आइडियाज आने शुरू होते हैं, नए नए ऑप्शंस आने शुरू होते हैं, और हम उसमें बिल्कुल इस तरह घिर जाते हैं और बड़े आनंद का अनुभव करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है? मूवमेंट जारी रहता है, गतिशीलता आती है, और वो व्यक्ति कीप मूविंग, वो स्थिर नहीं रह पाता है। तन से मन से वो आदमी हमेशा गतिशील रहेगा, वो थकता नहीं है। दे कीप मूविंग। आप में भी कई लोगों ने देखा कि जब आप इस तरह के विचार रखते हैं तो आप मूवमेंट में रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, आज यहाँ, कल वहां, सुबह यहाँ, शाम वहां। लेकिन कई लोग के लिए दिन गुजारना मुश्किल हो जाता है, रातें गुजारनी मुश्किल हो जाती है। वो तब होता है जो मैंने उसमें पहले कारण में डी में बताया कि हम गिव अप कर लेते हैं कि ये अब हमसे नहीं हो सकेगा, ये मुश्किल है। और उसके लिए हम सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, लोगों को ब्लेम करते हैं, किसी और को ब्लेम करते हैं, लक को ब्लेम करते हैं। नहीं, तो ये जो सक्सेस की जो है, ये आप मूवमेंट में रखता है आदमी को, मूविंग। अगर थोड़ी असफलता भी मिली तो असफलता नहीं है, ये एक सक्सेस का पार्ट है, ये एक नया लेसन है हमारे लिए, और फिर हम आगे उस स्टेप को क्रॉस करेंगे। मजा आता है इस तरह का काम करके। तो ये डिटरमिनेशन की शक्ति, फोकस्ड कर देता है व्यक्ति को गोल के पे।
प्रति। अब जो तीसरी चीज आती है अनुशासन, डिसिप्लिन। जो डिसिप्लिन्ड लोग होते हैं वो टाइम का बड़ा ख्याल रखते हैं। टाइम, और ये हम लोगों जैसे बहुत सारे जो लोग सामान्य व्यक्ति होते हैं दोस्तों, हम लोग टाइम का ख्याल नहीं रखते। ये शेड्यूलिंग बड़ी जरूरी होता है। अगर जो भी व्यक्ति गोल अचीव करना चाह रहा है उसके लिए शेड्यूलिंग बड़ी जरूरी है। एकाएक डिसीजन हर समय ले लेना, एकाएक कोई बात कर देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आकस्मिक हर समय डिसीजन भी ठीक नहीं होता है। तो एक बार मैंने लीडरशिप में भी कहा था कि ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट लीडरशिप मैंने कहा था। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप की जरूरत कहाँ है? जहां एक ही व्यक्ति डिसीजन लेता है और वो होता है जब टाइम बहुत क्रूशियल हो, तो उस समय लिया जाता है। तो चलिए अभी उस पे नहीं आना है, अभी हम बात कर रहे हैं डिसिप्लिन की। और डिसिप्लिन में टाइम जो होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यानी टाइम को मैनेज करना, शेड्यूलिंग करना, किस दिन किस समय कहां पर किस काम के लिए। ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो आदमी के व्यक्तित्व में एक चमक लाता है। अगर आपने कहा कि मैं 4 बजे आऊंगा तो 4 बजे वहां पहुंचना है। अगर किसी को वक्त दिया है तो एग्जैक्टली उस मिनट पे अगर आप अवेलेबल हैं तो भाई आपका महत्व तो बढ़ता ही है। आपके अंदर एक डिसिप्लिन की ऐसी भावना हो जाती है कि आप अंदर से काफी सुव्यवस्थित हो जाते हैं। और अगर हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आप हो या हम हो जब आ जाती है तब बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। क्योंकि 24 घंटे जो हमें उसका बहुत ही सदुपयोग हम कर पाते हैं। यहाँ तक कि हम अगर एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं, पर्सनल एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमने एक टाइम फिक्स कर रखा है, किसी दिन फिक्स कर रखा है। हम कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं, हम कहीं एंजॉय करने चले जाते हैं, वो भी शेड्यूलिंग है। क्योंकि वो भी एक पार्ट है जीवन को स्वस्थ और सुगठित रखने का। तो काम के दौरान भी हमें कब किस काम के लिए कहाँ रहना है, किससे मिलना है, इसे भी देखना जरूरी है। तो टाइम मैनेजमेंट जिसको पंक्चुअलिटी कहते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो इससे क्या होता है? एक तो टाइम का सदुपयोग हो गया। आप ही बताइए कौन नहीं चाहता है कि उसके टाइम का सदुपयोग हो। दूसरा क्या होता है? फॉलो अप सही समय से होता है। ठीक है। क्योंकि ये जो समय सीमा में जब सीमाबद्ध होकर हम कोई काम करते हैं कि भाई आज हमें ये करना है और हमें सीमाबद्ध होना है, इस महीने में हमें ये करना है, उसमें एक टाइम बाउंडेशन है, बाउंड्रीज है, सीमा है। 2 दिन के लिए मुझे मीटिंग में रहना है, 3 दिन के लिए मीटिंग में रहना है, 2 दिन अपने एम्प्लॉय के साथ इंटरेक्शन करना है, 2 दिन हमें अपने जूनियर के साथ इंटरेक्शन करना है, इस दिन हमें यहाँ फील्ड में काम करना है। मतलब जो भी वर्क हमारे और आपके हैं उसमें एक सेट बाउंड्रीज ऑफ टाइम होता है। तो चाहे कोई भी हो, चाहे आप मैनेजर हैं या चाहे लीडर हैं, सबकी एक सेट बाउंड्रीज होती है। तो हमें सीमाबद्ध में जब हम काम करने लगते हैं तो ये टाइम मैनेजमेंट होता है, क्योंकि हमें एक निश्चित समय अवधि में उस काम को पूरा करना है। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये जो हो जाता है इसे हम डिसिप्लिन संक्षिप्त में कह सकते हैं कि आदमी व्यक्ति बहुत ही अनुशासित है। ठीक है। अब आता है कि एक जो चौथी डीडी थी वो था दृढ़ संकल्प। यानी मैं संकल्प मैंने लिया है कि मैं ये पाके रहूंगा, मैं ये अचीव करके रहूंगा। ठीक है ना, जिसको हम किस नाम से बोलते हैं? डेडिकेशन, डेडिकेटेड। मैं अब डेडिकेटेड हूं, अपने काम के प्रति समर्पित हूं यार। तो ये जो होता है, जब ये चारों चीजें आ जाएगी, डिजायर भी हमारे अंदर, किसी व्यक्ति के अंदर, दूसरा चीज डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प भी उसके अंदर है, तीसरी अनुशासन, डिसिप्लिन भी उसके अंदर है, और जो चौथी डी है डेडिकेशन, दृढ़ संकल्प, वो भी है। तो निश्चित रहिए कि इस 4 गुणों से जिस आदमी में समाहित है वो व्यक्ति जल्दी सरेंडर नहीं करता है, वो गिव अप नहीं करता है, हार नहीं मानता है, बार बार हारने के बाद भी उठ के खड़ा हो जाता है। आपने कई लोगों ने, हम लोगों ने
किताबों में पढ़ा है, किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर, ऐसे कई कई राजा महाराजाओं का नाम सुना है, कई वैज्ञानिकों का नाम सुना है, जो कई बार फेल होने के बाद भी उन्होंने एक ऐसा आविष्कार कर दिया जिन्होंने सारे सक्सेस जो उनके थे, उन्होंने पिछले सारी कमियों को भुला दिया। तो दोस्तों, ये जो चार चीजें हैं ऐसे लोगों में समाहित होती हैं, और हमें भी चाहिए, हम सबको, कि अपने अंदर भी इन गुणों को विकसित करें। कोई व्यक्ति हमें मोटिवेट कर सकता है, कितनी देर के लिए? क्षणिक, थोड़ी देर के लिए वाइब्रेशन आएगी, लेकिन बाहर निकलने के बाद क्या वो वाइब्रेशन हमारे अंदर अभी भी है? ये इंपॉर्टेंट है। और वो तब होता है जब ये 4D हमारे अंदर होता है। डिजायर, बार बार मैं कह रहा हूं डिजायर। अगर डिजायर ही नहीं तो फिर आगे बात करना बेकार है। अगर हम डिटरमाइंड नहीं कि नहीं मैं ये करूंगा, मैंने तो फिर कोई फायदा नहीं। और अगर हम इसके बाद भी लेजीनेस में हैं, हम काम को टालते रहते हैं, आज का कल, कल का परसों, देख लूंगा, कर लूंगा, तो फिर डिसिप्लिन में नहीं। और जब ये सब नहीं है तो दृढ़ संकल्प तो होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, डेडिकेटेड भी नहीं। तो ये जो 4D है, ये सक्सेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ऐसे लोग सरेंडर नहीं करते हैं। बार बार हारने के बाद भी वो उस ऊंचाई पे पहुंचे ही जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये 4D बिल्कुल भरा हुआ रहता है, उनके ब्लड में लगता है, इंजेक्टेड है। जो उन्होंने प्रैक्टिस किया है, उनकी तीव्र इच्छा ऐसी रही है कि बस उसके चारों बगल अराउंड वो घूमते रहते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, वो बाहरी दुनिया भी जो जिससे अटैच्ड है उनका भी ख्याल रखते हैं, उनसे संबंध भी करते हैं। ऐसा नहीं कि वो अनसोशल हो जाते हैं या परिवार से दूर हो जाते हैं, समाज से दूर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो ज्यादा समाज के साथ जुड़ जाते हैं दोस्तों, कनेक्टेड हो जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे सफलतम लोगों को ले, चाहे बिजनेस क्लास हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे फिल्म एक्टर हो, चाहे म्यूजिशियन हो, चाहे पॉलिटिशियन हो। अब देखिए, ये चारों चीजें जो सफलतम हुए हैं, ये चारों चीजें में कूट कूट के भरी हुई है, और उतना ही वो लोगों से कनेक्टेड भी हैं। लाखों लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। तभी तो संभव है ना जब वो कनेक्टेड है, नहीं तो कौन पूछता है फिर। तो सामाजिक भी है, पारिवारिक भी है, कनेक्टेड है, लेकिन वो अपने लक्ष्य के प्रति इतनी ज्यादा समर्पित हैं कि ये 4D उनके अंदर भरा हुआ रहता है, और वो अत्यंत सफलता के शिखर पर पहुंचे जाते हैं। वो गिव अप नहीं करते, वो जल्दी सरेंडर नहीं करते कि अब हमसे ये काम नहीं होगा। यानी जरा सा टफ टाइम आया तो घबरा जाते हैं। हमारे जैसे, आपके जैसे बहुत सारे सामान्य लोग हैं जो घबरा जाते हैं। लेकिन अगर हम इन लोगों के, सफल लोगों को देखें तो पाएंगे कि ये टफ टाइम में, जब उनके जीवन में विपरीत परिस्थितियां आई, एडवर्स सर्कमस्टांसेस आया, जब उन्हें लगा अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो आगे फिर भी उठ के चल गए, और सफलता उनके कदम फिर चूमती है। तो दोस्तों, ये जो है डेडिकेशन एक ऐसी चीज है जो आदमी को गिरने नहीं देती है, और फेल तो वो होना ही नहीं चाहती है, किसी भी स्थिति में सरेंडर नहीं करती। वो बार बार गिर के उठते हैं, उठते हैं, उठते हैं, और फिर एकाएक इस कदर दौड़ते हैं, इस ऊंचाई पे पहुंचते हैं कि दुनिया देखने लगती है। तो हमें उन लोगों से भी सबक लेने की जरूरत है। पांचवी एक और चीज है दोस्तों, डिसीजन। यानी हम जो फैसला लेते हैं, हमें डिसीजन लेने में अपनी योग्यता को भी देखना पड़ता है। अगर हमने कोई डिजायर पाल रखा है या ऑब्जेक्टिव, कोई गोल सेट किया है, तो हमें देखना होगा कि हमें, हमारे अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं, योग्यता। क्योंकि जितने भी तरह के, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है, और ये बात सही भी है कि हर आदमी के अंदर हर तरह की स्किल नहीं होती है। ऐसे बहुत रेयर लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे स्किल्स होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ विशिष्ट स्किल्स होते हैं जो उसे पर्टिकुलरली उस कार्य क्षेत्र में ज्यादा
अच्छा कर लेते हैं, वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो कि उस स्किल से संबंधित है। हमारे माननीय मैनेजिंग डायरेक्टर सर कहते हैं कि एक फिल्म एक्टर, मान लो मिस्टर सलमान खान है, अगर उनको कहा जाए कि पायलट की तरह आप प्लेन चलाओ, तो क्या वो प्लेन चला पाएंगे? नहीं। अगर छोटी मोटी जानकारी भी होगी तो वो नहीं चला पाएंगे। और अगर किसी प्लेन के जेट के पायलट को कहा जाए कि आप जाके एक्टिंग कर लीजिए, तो क्या वो एक्टिंग कर पाएंगे? नहीं। तो दोस्तों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हम अपने अंदर के अनुभव, योग्यता और अपने अंदर की आंतरिक शक्तियों को देखें, और फिर वो 4D को देखें कि हमारे अंदर की डिजायर क्या है, डिटर्मिनेशन क्या है कि नहीं, डिसिप्लिन्ड में हूं कि नहीं, और डेडिकेशन है कि नहीं। तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होता है, और आप कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य क्षेत्र में जब आता है, इवन परिवार में भी, उसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कभी सिचुएशन बहुत माइल्ड होता है, कभी मॉडरेट सिचुएशन होता है, कभी बड़ी क्रूसियल और सीवियर सिचुएशन आते हैं जब हम घबरा जाते हैं, टूटने लगते हैं। तो हमें ये भी देखना होगा कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं उसमें कितनी एबिलिटी हमारे अंदर, डिसीजन लेने की एबिलिटी है, हमारे अंदर उसका एक्सपीरियंस है कि नहीं। और लास्ट D जो है वो तो और भी महत्वपूर्ण है, अदम्य साहस, डेयर, रिस्क लेने की क्षमता। और खास करके मार्केटिंग और सेल्स के क्षेत्र में कैलकुलेटेड रिस्क कौन ले सकता है? नो रिस्क नो गेन, हम सब जानते हैं। तो ये जो डेयर होता है, ये हर व्यक्ति में नहीं होता है। जो लोग बहुत सफलतम हुए हैं, बिजनेस के भी शिखर पर पहुंचे हैं, और आज जो संघर्षरत हैं, भाई उनमें डेयर तो होता है, साहस होता है, अदम्य साहस होती है। भाई कमाल के लोग होते हैं, अंदर से कितने मजबूत होते हैं, आप सोच सकते हैं। उनके अंदर एक आंधी चलती है, तूफान चलता है, लेकिन ऊपर से वो मुस्कुराते रहते हैं। कमाल का मेडिटेशन है, कमाल का डिसिप्लिन है। तो दोस्तों, ये सब उन्होंने प्रैक्टिस से किया है, उठते गिरते ये चीज डेवलप किया है, विकसित किया है। तो ये भी बड़ा छठा D जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। किस चीज के लिए? सक्सेस के लिए, सफलता के लिए। अब आते हैं एक चीज और के ऊपर, ये जो सक्सेस है, भाई ये चारों 6 गुण जो मैंने बताए ये तो होने ही चाहिए, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे गुण समाहित हों तो आदमी और ज्यादा सफल हो जाता है। जिसमें पहली चीज है एटीट्यूड। एटीट्यूड, आखिर हम बार बार किसी व्यक्ति के बारे में चर्चा करते हैं, उसकी एटीट्यूड पॉजिटिव है नेगेटिव है, एक होता क्या एटीट्यूड? ये एटीट्यूड का मतलब होता है उसके सोचने का तरीका, वे ऑफ थिंकिंग। तो किस डायरेक्शन में सोचता है, क्या सोचता है? सकारात्मक सोच हमेशा है, चाहे वो किसी परिस्थिति के बारे में हो, किसी व्यक्ति के बारे में हो, किसी सिचुएशन के बारे में हो, तो उसके अंदर कितनी सकारात्मकता है, वो सकारात्मक पक्ष कितना परसेंटेज उसके अंदर है, और नकारात्मक पक्ष की उसके अंदर क्या प्रतिशत है, किसी भी चीज के प्रति, चाहे वो व्यक्ति हो, समाज हो, या कोई काम हो, कोई असाइनमेंट हो, कोई भी चीज, या कोई सिचुएशन है, या कोई परिस्थिति है, कोई सर्कमस्टांसेस है, वो व्यक्ति एटीट्यूड उसकी क्या है। तीसरा आता है एक्शन। वो सिर्फ सोचता है या करता भी है कुछ। अगर उस व्यक्ति को उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एटीट्यूड है, लेकिन उसे फिजिकली एक्टिव होने की जरूरत है, लेकिन वो शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं है, तो बताइए वो कैसे अचीवमेंट कर सके? तो वहां शारीरिक सक्रियता की भी जरूरत है। और अगर उसे मानसिक सक्रियता की जरूरत है, तो क्या वो मानसिक रूप से एक्टिव है? तो ये एक्टिविटी भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सफलता के लिए, जो अलग आयाम है। ठीक है। तीसरी चीज क्या चीज होती है?
वो होता है अकाउंटेबिलिटी। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये अकाउंटेबिलिटी। देखिए दो शब्द आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ये दोनों दो चीजें हैं, दोनों एक जैसी नहीं। जब हम किसी चीज के लिए, किसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो उस समय हमारे कुछ साथ जो कुछ और लोग कार्य कर रहे होते हैं वो भी उसमें शेयर लेते हैं। यानी अगर हमने सफलता प्राप्त की तो उन लोगों का भी उसमें योगदान है, अगर हम असफल हुए हैं तो उसमें भी उनकी योगदान है। यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर की जा सकती है, अकाउंटेबिलिटी शेयर नहीं की जा सकती। अकाउंटेबल के लिए एक व्यक्ति ही जिम्मेदार है। कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए जो उस डिपार्टमेंट के हेड हैं, अगर उनको किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी दी गई है कि भाई आपको ये चीज दी गई है, ये डिपार्टमेंट दिया गया है, आप इसके लिए अकाउंटेबल, तो वहां अच्छा या बुरा जो भी हुआ, ठीक है, वो उसके लिए वो व्यक्ति अकाउंटेबल है, क्योंकि उन्होंने ही टीम को ड्राइव किया है, तो ड्राइवर है। तो उस केस में अकाउंटेबिलिटी होती है। तो आदमी के अंदर अकाउंटेबिलिटी की भावना होनी चाहिए कि हाँ मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं और मैं इसके लिए अकाउंटेबल हूं। ये साहस होना चाहिए, ये बोल्डनेस भी होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि हम हर समय सफल हो जाए, हम असफल भी तो होते हैं, लेकिन हम असफलता को जल्दी स्वीकार नहीं करते। ये बड़ी आम साइकोलॉजिकल बात है कि हम लोग इस चीज को स्वीकार नहीं करते। लेकिन जो सफल लोग होते हैं, आपने देखा होगा बड़ी आसानी से, आपने कई क्षेत्र में देखा होगा, क्रिकेट की टीम खेलती है, अगर हार जाती है, जो क्रिकेट का कैप्टन होता है वो कभी नहीं कहता है कि टीम हमारी खराब थी, वो कहता हम सब लोग खेले, कोशिश किया, लेकिन कुछ कमी रह गई, नहीं जीत पाए। तो ये चीज बहुत जरूरी होती है, अकाउंटेबिलिटी वो अपने ऊपर ले लेते हैं। यानी नाम फेमस होना भी कैप्टन का ही काम है, फेल हुए तो भी कैप्टन का ही नाम आता है, अकाउंटेबल है वो। और एक और जो पॉइंट होता है, किसी व्यक्ति में देखना है कि लर्निंग एबिलिटी है कि नहीं, क्या वो सीखने की योग्यता रखता है। और जो लोग सीखना चाहते हैं दोस्तों, वो प्रश्न भी करते हैं। सीखने वाले लोगों की प्रवृत्ति होती है प्रश्न करना, तो ये क्वेश्चंस करना भी दर्शाता है कि ये व्यक्ति कुछ न कुछ हमेशा सीखना चाहता है। आस्किंग क्वेश्चंस, यानी वो अपने नॉलेज का दायरा बढ़ाना चाहता है। ठीक है, अब देखेंगे कि ये सारी चीजें इतनी सीक्वेंस में जा रही है। अब हम एक लास्ट में एक बड़ी छोटी सी बात और करेंगे, जो हम डे टू डे वर्क कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं, हमारे साथीगण कर रहे हैं, हर जगह, चाहे ऑफिस हो, चाहे फील्ड हो, हर जगह हर व्यक्ति, चाहे बहुत बड़े पोस्ट पे हो या किसी भी पोजीशन पर हो, हर व्यक्ति टाइम को मैनेज कर रहे हैं। हर व्यक्ति के जीवन में बहुत तरह के कार्य रोज उनको करने होते हैं, जिसमें पर्सनल वर्क भी है, और जिस कार्य को हम संपादित कर रहे होते हैं, जिस प्रोफेशन में है, जिस पेशे में है, उस पेशेवर संबंधित भी काम होता है। तो जो पेशे यानी प्रोफेशन से संबंधित कार्य है या पर्सनल वर्क है, उसमें टाइम मैनेजमेंट भी खोजता है, जो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की है डिसिप्लिन पर। यानी कि हमें शेड्यूलिंग भी करना पड़ता है कि कब कौन सा, किस समय कौन सा काम करें। और ये जो है, इसमें भी एक 4D है दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये जो मॉडल है, ये एजनहोवर मैट्रिक्स के नाम से मैनेजमेंट में जाना जाता है। ये एजनहोवर मैट्रिक्स जो है, इसको बेसिकली बड़ी साधारण भाषा में इसको जो कहा जाता है कि अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। अब हम अगर इस मैट्रिक्स को थोड़ा समझ लें, और बहुत लोग इस चीज को जानते हैं, कर भी रहे होते हैं, लेकिन बहुत लोग हम लोगों में से नहीं करते, और हमें इसकी तरफ ध्यान देना होगा। ये टाइम मैनेजमेंट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमको जितने देर के लिए भी जहां भी काम करते हैं,
वहां पे क्या इन सब चीजों का ध्यान हम रखते हैं या नहीं रखते हैं? मैंने एक बार वीडियो प्रोक्रेस्टिनेशन पे भी बनाई थी कि आज का काम कल पे टाल या किसी पर्टिकुलर काम को उसी दिन हम लोग टाल भी देते हैं। अब ये जो अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिसे एज एन ओवर मैट्रिक्स कहते हैं, तो आप इस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि जो हम आज काम कर रहे हैं वो अर्जेंट है, माने अति आवश्यक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण। ये दो पॉइंट को ध्यान में रखना है, अति आवश्यक, महत्वपूर्ण, अति आवश्यक, महत्वपूर्ण, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट। तो आज हमें जो भी काम करना है उसे हमें 4 श्रेणी में बांट देना चाहिए। जो पहली श्रेणी है वो है मोस्ट अर्जेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, या आप कह सकते हैं अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट, दोनों है, अति आवश्यक भी है, महत्वपूर्ण भी है। तो निश्चित तौर पे हमें इस काम को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, प्राथमिकता तय करने में ये मदद करेगी 4D। ठीक है, और ये 4D जो है, डी पे मैं आता हूं। अब हमें ये देखना है कि आज जो मुझे को काम करने हैं उसमें कुछ काम ऐसे हैं जो अर्जेंट भी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, अति आवश्यक भी हैं, महत्वपूर्ण भी हैं। दोस्तों, ऐसे काम को प्राथमिकता की सबसे पहली श्रेणी में हमें रखने की कोशिश करनी चाहिए, और इसे हम कह सकते हैं डू इट नाउ, डी फॉर डू। इसे तुरंत करो, तुरंत करो, तुरंत करो, तुरंत करो, डू इट नाउ, डू इट नाउ, डू इट नाउ। ये हमें सबसे पहले पूरा करना है। ये चीज दिन में भी होता है, हर दिन आएगा, क्योंकि हर दिन हमारे पास कुछ काम होते हैं और हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। वो चाहे परिवार संबंधित काम हो या समाज के संबंधित काम हो या हम अपने जिस प्रोफेशन में उससे संबंधित काम। तो अगर हम ऑफिस में कर्मचारी हैं और ऑफिस में काम कर रहे हैं और 10 से लेकर 6-7 बजे तक काम करते हैं, तो उसमें हमें ये देखना होगा कि हमें आज जो काम करना है उसमें कौन सा बहुत आवश्यक भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। उसे हमें प्राथमिकता की श्रेणी में, प्रायोरिटीज की श्रेणी में लानी चाहिए, यानी डू इट नाउ। अब आती है कि दूसरी जो कुछ काम की श्रेणियां होंगी वो होंगी अर्जेंट तो है, आवश्यक है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट। यानी अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। तो ऐसे काम जब हो उनको उस श्रेणी में हमें पहचानना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से कार्य आज हमें हमारे लिस्ट में करने के हैं जो अर्जेंट तो हैं, आवश्यक हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं। ऐसे काम को किसी व्यक्ति को जो हमसे रिलेटेड हैं उन्हें डेलीगेट कर देना चाहिए, यानी उनकी ओर हमें उस काम को भेज दें कि वो इस काम को करें, और जो हमें समय मिले इसमें हम कुछ और दूसरा काम करें। तो ऐसी वर्कों को आप अपने टीम मेंबर को या हमें अपने टीम के साथियों को डेलीगेट कर देना चाहिए, उनकी ओर भेज देना चाहिए ताकि वो इस काम को कर सके। और इससे क्या होगा कि जब हम किसी व्यक्ति को कोई चीज डेलीगेट करते हैं कि आप इस काम को करिए, तो इससे वो व्यक्ति भी काफी उत्साहित होता है, उसे लगता है कि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का एक पार्ट है, इसलिए ये उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ये काम करने के लिए उसे दिया गया है, और वो अपने आप को महत्वपूर्ण भी मानने लगता है, सोचना शुरू करता है और उसके अंदर भी विकास होने लगता है। तो ये डेलीगेशन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और हम उस व्यक्ति को डेलीगेट करते हैं जो व्यक्ति उसके लायक होता है। तो अगर कोई काम अर्जेंट है लेकिन अति महत्वपूर्ण नहीं है तो ऐसे केस को डेलीगेट करें, ऐसे कामों को दूसरे को डेलीगेट कर दें, पास ऑन कर दें। अब आता है तीसरी श्रेणी की काम आवश्यक नहीं है, नॉट अर्जेंट, लेकिन महत्वपूर्ण है। अर्जेंट नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। ऐसे काम को क्या करने की जरूरत है? भाई आवश्यक तो है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। दोस्तों, इसको आगे के लिए शेड्यूल कर दो, डिले करिए इस काम को, डिले इट, डी फॉर डिले। एक आपने देखा डी फॉर डू, है कि नहीं? दूसरा आपने देखा डी फॉर डेलीगेट।
अब ये जो तीसरे वर्ग की लिस्ट हमारे पास है, उसमें कुछ वर्ग ऐसे हैं जो आवश्यक नहीं है, नॉट अर्जेंट, लेकिन महत्वपूर्ण हैं। ऐसे काम को डिले करिए। इसके लिए एक शेड्यूलिंग कर दीजिए कि इसे आज करूंगा, लास्ट में करूंगा या कल करूंगा, इस तरह से शेड्यूलिंग इसकी करें। यानी डू इट लेटर, डू इट लेटर, डू इट बाद में। और जो चौथी लिस्ट आपको नजर आएगी काम की श्रेणी में, जो चौथी काम के कई प्रकार नजर आएंगे, उन कामों को आप श्रेणी देखेंगे तो ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट, ना आवश्यक है और न ही महत्वपूर्ण है, नाइदर अर्जेंट नॉर इम्पॉर्टेंट। तो अगर ये दोनों में कुछ भी नहीं है, ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है, तो हम ऐसा काम करें ही क्यों? डिलीट इट, उस काम की लिस्ट से उसे काट दीजिए, उसे हमें काट देना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। और ये जो आइजनहॉवर मॉडल है बड़ी आसानी से हमें समझा देता है कि एवरीडे, प्रतिदिन हमारे काम की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए, हम किस काम को पहले करें, किस काम को डेलीगेट कर दें, किस काम को हम ना करें। दोस्तों, ये आज जो हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और हम सब लोग इस पे चलने की कोशिश करें ताकि हम सब लोग सफल होने का आनंद ले। आप में से कई लोग बहुत सफलता की शिखर पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके आगे भी शिखर है दोस्तों। चलते रहना है, जाते रहना है, ऊंचाइयों को छूते रहना है। और इन सब चीजों के लिए आपने देखा कि फेल्योर के 3 कारण, जो 3 डी होते हैं, सक्सेस के लिए 6 डी होते हैं, और जो 4 ए भी देखा कि लोगों के व्यक्तित्व में ये 4 ए क्या होता है, और टाइम मैनेजमेंट के लिए जो 4 डी आपने देखा, प्रायोरिटीज, प्राथमिकता तय करने के लिए। अगर हम इस पर भी काम करने की प्रैक्टिस शुरू कर दें, नहीं कर रहे हैं या कोई कमी है तो उसे दूर करने की कोशिश करें, तो निश्चित मानिए सफलता आपके, हमारे सबके कदम चूमेगी। इन सब के साथ उन सब व्यक्तियों को बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत नमस्कार और प्रणाम जो सफलता के चरम शिखर पर आप पहुंचे हैं, बहुत सारी विषमताओं को पार करते हुए, और आज भी कोशिश कर रहे हैं उन विषमताओं को पार कर उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अकथ परिश्रम कर रहे हैं। हमें उनको फॉलो करना है। धन्यवाद। जय मुरली।